हेलो स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने अपना जो उसका बेसिक है, हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें मेंडल एक्सपेरिमेंट का बेसिक और उसके मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड उसके बारे में पढ़ लिया था। इसके साथ ही कि मेंडल ने पी प्लांट को चूज क्यों किया, कितने सालों बाद उसका एक्सपेरिमेंट है वो डिस्कवर किया गया, वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज की जो क्लास होगी उसमें हमें मेंडल के जो 3 लॉ है उनके बारे में डिस्कस करना है। तो मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों लॉ है, इनके बारे में हमें वन बाय वन इनकी डिटेल पढ़नी है। On the basis of Mendel work, three basic law of inheritance were proposed. मेंडल का जो वर्क था उसके बेस पे 3 जो लॉ दिए गए थे इनहेरिटेंस के, वो थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, जैसे कि इसका नाम ही है वही रिप्रेजेंट करना है डोमिनेंस, मतलब यहाँ पे जो डोमिनेंट जीन होगा वो खुद को रिप्रेजेंट कर पाएगा। यहाँ पे जो क्रॉसिंग होगी वो प्योर ब्रीडिंग के बीच में होगी, मतलब पेरेंट्स के बीच में ब्रीडिंग करवाएगी। प्योर लाइन ब्रीडिंग है वो लेंगे, मतलब अगर दो एक प्लांट ले रहे हो तो टाल एक प्लांट टाल लेंगे जो कंप्लीट प्योर ब्रीडिंग है पेरेंट्स की, और दूसरा ड्वार्फ प्लांट लेंगे। उनके बीच में हम उनका जो क्रॉसिंग है वो हम यहाँ पे करवाते हैं। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसमें जो जीन डोमिनेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे जो टाल प्लांट है वो डोमिनेंट है। हम ये चीज पहले डिस्कस कर चुके कि जो 7 कैरेक्टर लिए थे उनमें कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा और कौन सा रिसेसिव में रहेगा। तो जो टाल प्लांट था वो डोमिनेंट में था और जो ड्वार्फ प्लांट था वो रिसेसिव में था। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो कैरेक्टर है डोमिनेंट रहेगा, डोमिनेंस जीन है, वही खुद को यहाँ पे F1 जनरेशन में खुद को अपीयर कर सकता है, मतलब खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है। इन द क्रॉसिंग बिटवीन organism pure for contrasting character of a pair, only one character of the pair appear in a one generation। जब यहाँ पे क्रॉसिंग करवाएंगे प्योर ब्रीड्स के बीच में तो वहां पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही F1 जनरेशन में खुद को रिप्रेजेंट कर पाएगा। दिस कैरेक्टर इज टर्म डोमिनेंट, इस कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे। व्हाइल द वन विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज टर्म एज रेसेसिव। और जो कैरेक्टर खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा इस क्रॉसिंग के टाइम पे, तो उस जीन को हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव जीन बोलते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके, रेसेसिव डोमिनेंट भी समझा दिया था। और टाल और ड्वार्फ में कौन सा रेसेसिव रहेगा कौन सा डोमिनेंट रहेगा ये भी लास्ट क्लास में समझा दिया था। तो एक बार ये जो क्रॉसिंग है इसको दोबारा से मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे क्रॉसिंग हुई है। यहाँ पे हमने क्या लिया, पेरेंट्स की जो प्योर लाइन थी वो ली, एक टाल प्लांट लिया हमने पी का, और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, मतलब एक जो लंबा प्लांट था, मतलब जिसकी हाइट अच्छी थी वो प्लांट लिया, और एक कम हाइट वाला प्लांट था वो हमने लिया। उन दोनों के हमें पता है कि हर जगह जो गैमेट्स है वो हैप्लॉइड नंबर होते हैं, तो पहले हम इसके हैप्लॉइड नंबर गैमेट है उनको अलग कर लेंगे। हैप्लॉइड नंबर गैमेट हमने अलग कर लिए, एक गैमेट यहाँ से आ गया हमारे पास और एक यहाँ से आ गया। यहाँ से कैपिटल टी आएगा क्योंकि प्योर ब्रीडिंग है, और यहाँ से स्मॉल टी आएगा। इनके बीच में जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे, टी और टी के बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे, तो जो हमारे पास जो क्रॉसिंग आएगी वो क्या आएगी, एक हाइब्रिड फॉर्म आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल टी है, वो डोमिनेंट है क्योंकि टाल प्लांट है, वो खुद को डोमिनेंट करेगा, उसके जीन है वो खुद को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, खुद को एक्सप्रेस यहाँ पे कर पाएंगे। तो हमारा प्लांट है वो देखने में तो कैसा होगा, दिखने में तो वो प्लांट हमारा टाल होगा, लेकिन उसका अगर जीनोटाइप देखेंगे तो उसमें ड्वार्फ प्लांट के भी कुछ करेक्टर्स होंगे। जो ड्वार्फ प्लांट है उसकी भी मिक्सिंग है, ये क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया। ड्वार्फ एंड टाल प्लांट है उसका हाइब्रिड बन गया, इसको हम प्योर टाल प्लांट नहीं बोल सकते। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसमें प्योर ब्रीडिंग करवाएंगे, और उसमें जो हमारा F1 जनरेशन आएगी वो दोनों की, मतलब टाल और ड्वार्फ की हाइब्रिड आएगी। प्योर जनरेशन हमारे पास नहीं आएगी कि भाई टाल और ड्वार्फ की हमने
क्रॉसिंग करवाई है और हमारे पास प्योर जनरेशन आ गई। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो जनरेशन आएगी F1 में वो हाइब्रिड की फॉर्म में आएगी, जो कि टाल एंड ड्वार्फ दोनों का हाइब्रिड बनेगा। और टाल के जो करैक्टर्स है, टाल प्लांट के जो करैक्टर्स है वो खुद को यहाँ पे डोमिनेंट कर पाएंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो डोमिनेंट जीन है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में। यही ये लॉ हमें बताता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट डोमिनेंट करैक्टर अपीयर इन F1 जनरेशन। फिर इसके बाद है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है कि जो करैक्टर्स या जो भी जीन हम ले रहे हैं वो गैमेट से अलग करें। मान लो अपने पास ये है भाई कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। क्या करेंगे, अब हमें पता है कि भाई हमें ये तो क्या हो गया, अपने पास डिप्लॉइड गैमेट हो गए। डिप्लॉइड गैमेट हो गया, हमें क्या लेना है, इसका 50% लेना, मतलब हैप्लॉइड गैमेट लेना है। एन नंबर ऑफ गैमेट्स हमें यहाँ पे लेने, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक टी है उसको निकाल लेंगे बाहर, इधर से भी एक टी है उसको निकाल लेंगे बाहर। तो हमने क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया, गैमेट को हमने अलग करके और फिर उसके बीच में क्रॉसिंग हम यहाँ पे करवा रहे हैं। यहाँ पे ये पूरा दिखा रखा है कि प्योर टाल प्लांट है, प्योर ड्वार्फ प्लांट हमने लिया, उनके जो गैमेट्स थे उनका हमने 50-50% लिया, मतलब एन नंबर ऑफ जो गैमेट थे वो हमने यहाँ से निकाल लिए और फिर इनके बीच में हमने क्या करवाई, क्रॉसिंग करवाई। फिर ये अपने पास F1 जनरेशन आ गई थी। F1 जनरेशन में फिर से हम क्रॉसिंग करवाएंगे, तो ये भी इन दोनों को हम अलग करके और फिर इनके बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे। ये नहीं कि हर जगह ये लिखते रहे टी और टी के बीच में क्रॉसिंग करवा दिया, ऐसा नहीं होगा। इन दोनों गैमेट्स को भी अलग करेंगे और फिर इनके बीच में हम क्रॉसिंग करवाएंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बता रहा है कि भाई हमें क्रॉसिंग करवाने से पहले जीन्स हैं या गैमेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, गैमेट्स को अलग अलग करना पड़ेगा। जो जीन है हमारे पास एक पर्टिकुलर करैक्टर को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा और उसके बाद आगे हम क्रॉसिंग की प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एलिल और जीन रिमेन्स टुगेदर एंड सेग्रीगेट एट टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जो जीन्स है या एलिल है वो हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन करेंगे उस टाइम पे इनको हम अलग अलग कर देंगे। दिस मीन दैट एलिल डू नॉट मिक्स इन द हाइब्रिड, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट। और हाइब्रिड के टाइम पे इनकी मिक्सिंग नहीं होगी और इस लॉ को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है। सिंपल है, इस लॉ में करना क्या है कि भाई जो एक करैक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले जीन्स हैं उनको हम अलग करेंगे, कब, जब गैमेट फॉर्मेशन कर रहे हैं उस टाइम पे, जब क्रॉसिंग करवा रहे हैं उस टाइम पे हम इसको अलग अलग करेंगे। फिर उसके बाद है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये बता रहा है कि भाई हम चाहे एक करैक्टर को अलग अलग क्रॉस करवा रहे हैं, चाहे दो करैक्टर को क्रॉस करवा रहे हैं, चाहे कितने भी मोर देन 2 या 3 पेयर जितने भी कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर हम ले रहे हैं उनके बीच क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो उनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये नहीं कि हमने दो करैक्टर ले लिए, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में समझाती हूँ। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, दो करैक्टर ले लिए, एक तो येलो कलर का और एक राउंड। जो सीड का कलर होगा वो येलो होगा, सीड की शेप होगी वो राउंड होगी। दूसरा हम किसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं, सीड का कलर है वो क्या है, ग्रीन है, और सीड की जो शेप है वो है रिंकल्ड। हमने दो करैक्टर लिए हैं यहाँ पे, एक तो कलर का और एक शेप का। लेकिन ये दोनों करैक्टर जब हम इनको अलग अलग भी करेंगे या साथ इनको क्रॉस करवाएंगे तो इन दोनों करैक्टर्स का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये तो है नहीं कि भाई यहाँ पे कैपिटल आर आ गया तो गैमेट का कलर चेंज हो जाएगा या उसकी शेप है वो चेंज हो जाएगी, या फिर यहाँ पे वाई के साथ कैपिटल आर आ गया तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी कैरेक्टर्स की हम क्रॉसिंग करवाएंगे सबके सारे के सारे कैरेक्टर्स खुद को अलग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये चीज आपको अच्छे से देखने को मिलेगी, जो जैसे कि यहाँ पे क्रॉसिंग करवाई दो
यहाँ पे 2 अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं, उनकी हमने क्रॉसिंग करवाई तो पहले क्या करेंगे गैमेट्स को अलग करेंगे, एक वाई और एक आर दोनों कैरेक्टर्स का एक-एक गैमेट हमने ले लिया, इधर भी सेम होगा। जो 2 कैरेक्टर्स हैं उनके एक-एक गैमेट्स हम यहाँ पे बना लेंगे, उनके बीच क्रॉसिंग करवाई, F1 जनरेशन अपने पास आ जाएगी। F1 जनरेशन में भी फिर क्या करेंगे, इनको अलग-अलग करेंगे। एक बार क्या आ जाएगा अपने पास Y और R, एक बार कैपिटल Y और स्मॉल r। सेकंड टाइम पे जब क्रॉसिंग करवाएँगे तो क्या आएगा? स्मॉल आई सॉरी स्मॉल y और कैपिटल R और लास्ट जो क्रॉसिंग होगी उसमें स्मॉल y स्मॉल r। इनके बीच में फिर हमें क्या करना है? क्रॉसिंग करवानी है और फिर इन इन सब के आपस में क्रॉसिंग करवाएँगे तो अलग-अलग जो डाई हाइब्रिड रिजल्ट्स हैं वो अपने पास आ जाएँगे। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ है इसमें मेनली मेंडल ने यही एक्सप्रेस किया है, यही बताया है कि भई जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो खुद को इंडिविजुअली भी रिप्रेजेंट करेंगे। This law states that when the individual differing in two or more than two pair of contrasting characters are crossed, जब कोई भी क्रॉसिंग करवा रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेके उनके बीच क्रॉसिंग करवा रहे हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ एनी वन पेयर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर। एक दूसरे की प्रेजेंस से या एक दूसरे की एब्सेंस से वो उनमें कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा क्योंकि येलो कलर है सीड का तो वो येलो कलर को ही रिप्रेजेंट करेगा, वो ग्रीन तो बन नहीं जाएगा कि भाई उसके साथ राउंड आ गया तो वो ग्रीन बन जाएगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो जो जीन जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो खुद को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दूसरे की प्रेजेंस ऑब्सेंस में वो एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा सकता। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो ये बताता है कि एक दूसरे पे जो कैरेक्टर्स हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे 2 कैरेक्टर्स को हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं, चाहे 3 को करवा रहे हैं, वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, वो अपना-अपना जो प्रेजेंस है उसको वो शो करेंगे, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकते वो। तो ये हो गए तीनों लॉ कि कौन-कौन से लॉ दिए हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बता रहा है कि भई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो खुद को रिप्रेजेंट करेगा, जो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा वो रिसेसिव फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बता रहा है कि जो कैरेक्टर्स ले रहे हैं उनको जब गैमेट फॉर्मेशन करेंगे उस टाइम पे अलग-अलग हमें करना होगा। जो जीन है उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको हमें अलग-अलग करना होगा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोला जाता है। फिर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे बताया गया है कि कितने भी कैरेक्टर्स हम क्रॉस करवा लें लेकिन उनका एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होता, सब अपने आप को इंडिविजुअली एक्सप्रेस करते हैं। तो ये तीनों के तीनों लॉ हो गए। इसके बाद है कि भाई ट्रेट फॉर्मेशन कैसे होती है, कोई पर्टिकुलर ट्रेट है वो कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हमें पता है कि भाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, डीएनए प्रेजेंट होता है उसके अंदर, और डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन जो डीएनए है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, एक पर्टिकुलर जीन के अंदर प्रेजेंट होगा और वो जीन किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मान लो टालनेस की बात करें तो जो प्लांट की हाइट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाल प्लांट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हुआ, डी सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट था जीन के अंदर, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्लांट की एक पर्टिकुलर जो ट्रेट है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। जो प्लांट हार्मोन रहेगा, प्रोटीन से क्या बनेगा, अलग-अलग हार्मोन्स की फॉर्मेशन होती है, अलग-अलग एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है। तो प्लांट हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी डलनेस के लिए। जैसे-जैसे हार्मोन की ग्रोथ होगी, जितना हार्मोन बढ़ता जाएगा उतनी प्लांट की ग्रोथ बढ़ती जाएगी। और जो हार्मोन है उसको कौन बना बना रहे हैं, एंजाइम्स है वो बना रहे हैं, और एंजाइम किसकी वजह से बन रहे हैं, प्रोटीन की वजह से। देखो सेल के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है, जीन के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए किसकी फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन किसकी फॉर्मेशन करेगा, एंजाइम की, और एंजाइम किसकी फॉर्मेशन करेगा, हार्मोन की। हार्मोन क्या करेगा, प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो वही ये सारा का सारा जो फ्लो चार्ट है ये बता रहा है कि क्या यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले हमें पता है कि जो सेल्युलर डीएनए उसके पास किसका सोर्स है, मतलब प्रोटीन के अंदर कौन-कौन सॉरी डीएनए से कौन-कौन से प्रोटीन बनने हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा डीएनए की हेल्प से
और ये डीएनए प्रेजेंट कहाँ है? जीन के अंदर प्रेजेंट है। जीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिस जीन की हम बात करें वो किसमें प्रेजेंट है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टालनेस ऑफ प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टालनेस किसकी वजह से बढ़ेगी? हार्मोन की वजह से। तो ये हार्मोन कौन बनाएगा? पहले प्रोटीन से एंजाइम बनेगा, एंजाइम से फिर क्या बन रहा है? हार्मोन। हार्मोन है वो क्या करेगा? प्लांट की ग्रोथ को आगे प्रमोट करेगा। जैसे ही डीएनए जीन है या डीएनए या जीन है उसने एंजाइम फॉर्मेशन की, जो जीन है उसका अल्टरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यू एंजाइम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और जो करैक्टर है टालनेस का उस पे इफेक्ट पड़ेगा और न्यू करैक्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हुआ? एक प्लांट लिया हमने सिंपली, उसका हमें जो हाइट वाला करैक्टर है वो देखना है कि उसकी हाइट कितनी बढ़ रही, कितनी नहीं बढ़ रही। तो हमने उसका डीएनए निकालेंगे, उसमें प्रोटीन फॉर्मेशन करवाएँगे। डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट है? जीन के अंदर प्रेजेंट है और वो जीन लेंगे जो टालनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और टालनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो प्लांट की टालनेस है वो कौन बढ़ाएगा? मेनली हार्मोन कौन-सा? ऑक्सिन हार्मोन है वो प्लांट की ग्रोथ करता है। तो हार्मोन की ग्रोथ किसकी वजह से होगी? एंजाइम फॉर्मेशन होगी, उसकी वजह से हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जैसे ही एंजाइम फॉर्मेशन हो जाएगी, उस जीन के अंदर जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई क्योंकि वो एंजाइम आ गया, वो हार्मोन है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। तो वो हम प्लांट के अंदर अल्टर कर देंगे और न्यू एंजाइम्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। प्लांट का जो टालनेस है, वो इफ़ेक्ट होगा और धीरे-धीरे नया करैक्टर है वो मतलब प्लांट की हाइट कम रह रही थी तो वो धीरे-धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि हार्मोन की ग्रोथ ज़्यादा हो चुकी है, ऑक्सिन हार्मोन है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो ऑक्सिन हार्मोन है उसकी ग्रोथ बढ़ चुकी है और जो नया करैक्टर है मतलब नया करैक्टर किसका? टालनेस का लिया था हमने तो जो प्लांट की टालनेस है वो बढ़ती जाएगी, उसकी हाइट है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। यही बताया गया है कि डीएनए है वो प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन से जो एंजाइम्स है वो बनेंगे, हार्मोन बनेगा, उसको हम अल्टर करेंगे पर्टिकुलर जीन में जैसे कि टालनेस का जीन लिया यहाँ पे और वो जीन है फिर वो आगे कंटिन्यू जो जिस भी करैक्टर को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे टालनेस का करैक्टर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसको वो आगे इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया कि भई एक पर्टिकुलर ट्रेट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो आज की क्लास में अपना जो मेंडल लॉ था वो कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सेक्स डिटरमिनेशन और इवोल्यूशन का बेसिक है वो हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।